बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास शबीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकाबुल। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। ईरानी सदर को वजीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अहम मुआहदों पर दस्तखत किए गए। ज़िमनी इंतखाबात, धांधली के इल्ज़ामात और तहरीके इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात। ज़िमनी इंतखाबात, वोटिंग की शरह कम, वजह क्या? चेयरमैन तहरीके इंसाफ का कहना है कि इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात करवाने में नाकाम रहा है। साथ ही बैरिस्टर गौर ने सवाल किया कि हमें बताया जाए अब तक ऐसे क्या इकदामात उठाए गए हैं जिससे धांधली को रोका जा सके। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि पीटीआई सियासी जुमात नहीं, पीटीआई ने कौन सी कुर्बानी दी है। बानी चेयरमैन तहरीके इंसाफ जेल में बैठकर मुलाकातें कर रहे हैं, काबीना बनवा रहे हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई को 6 महीने भी जेल में नहीं हुए, उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है। और साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर चीन जा रहे हैं। पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है कि यह दौरा जाती नौयत का है, लेकिन जराए का कहना है कि नवाज शरीफ की चीन में चीनी कंपनीज के मालिकान से भी मुलाकात तय है। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनदान फैसल चौधरी, सीनियर जर्नलिस्ट और साबिक सदर नेशनल प्रेस क्लब अनवर रज़ा, और पीपल्स पार्टी की तरफ से हमें ज्वाइन किया है कादिर मंदुखेल। तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। वही इलेक्शन वाला शोर शराबा, वही धांधली का रोना पिटना। देखिए, धांधली में यहाँ से अगर शुरू करो अपने सूबे से, या हमारे मुकाबले में कोई कैंडिडेट था ही नहीं। एक टीएलपी का कैंडिडेट खड़ा था, उसने 2700 वोट लिए, हमने 91,000 प्लस लिए, यानी 88,000 वोटों से शिकस्त दी है। न पीटीआई कैंडिडेट, न मौलाना साहब का, न किसी और जमात का। ठीक है, अब आइए पुख्तनख्वा की तरफ। वहां पे पुख्तनख्वा में एक आजाद उम्मीदवार, एक नौजवान ने, मुबारक ज़ेब ने 27,000 की लीड से पीटीआई को शिकस्त दी है। बल्कि दोनों सीटों पे वो एक नौजवान खड़ा था जो कि एक शहीद रहनुमा था इनका। वो चूंकि गरीब था, उसके पास पैसे नहीं था, उसकी वीडियो मौजूद है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, और बाद में उसको इलेक्शन के दौरान उसको कत्ल भी किया, शहीद किया गया, जिसका कातिल आज तक नहीं पकड़े गए। तो ये हो गया। अब आइए पंजाब की तरफ। पंजाब में नून लीग ने 10 सीटें ली है, पीपल्स पार्टी ने 1 ली है, इस तरह आईपीपी दूसरी जमात ने 1-1 ली है। तो आप मुझे बता दें कि कितने सीटों पे धांधली हो गई होंगी पंजाब में? 1, 2, 3, 10 पे तो नहीं हो सकती है ना। और ये सारी चीजें आपके सामने है। और अब पीटीआई के दोस्त को फॉर्म 45 वाली बात भी नहीं कर रहे हैं। अब इस मरतबा उन्हें करनी चाहिए, वो एडवांस पे हमसे साइन कराई गए और वो इशू है। लेकिन फिर अगर मैं दोबारा सवाल इनसे करूं, अगर वो पंजाब के बारे में बात करें तो सिंध में आपका कैंडिडेट क्यों नहीं था? और पुख्तनख्वा में आपके आजाद उम्मीदवार से 27,000 वोटों से आप कैसे हार गए? तो फिर ये कहते धांधली हो गई है पुख्तनख्वा में भी। फैसल साहब। कादर भाई, बात यह है कि आप उस जमात को इस तरह से भी देखें ना, उनके तो कोई जो लीडरशिप है वो बाहर है नहीं ना। पंजाब में तो सख्ती भी बहुत है कि उधर तो किसी को जलसा जुलूस करने की इजाज़त नहीं है। आप लोगों के जो सदर हैं उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि मुफाहमत होनी चाहिए, लेकिन जब वो रैली निकालने गए तो उसमें पकड़ के बुक कर दिया बंदों को। तो बात यह है कि सियासी एक्टिविटी, आप तो सियासी आदमी हैं। जो इलेक्शन में 8 फरवरी में आपके साथ हुआ है, आपकी अपनी सीटों के साथ जो कराची में जिस तरह से हुआ है, उस पर अभी भी पिटीशनें पेंडिंग हैं। आप भी इलेक्शन कमीशन में यही मामला लेके फिर रहे हैं। इशू ये है कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो उसकी शफाफियत के ऊपर तो सवालात हमेशा से रहे हैं। आपकी अपनी जो है अभी सीटों पे भी है सवाल, और जायज़ सवालात हैं आपके, बाकी के ऊपर भी हैं। जहाँ पे तक केपी का आप बात करें तो उसमें ये बात ज़रूर, हाँ मैं इस बात पे आपसे एग्री करता हूँ कि ये जो वहाँ पे टिकट एलोकेशन जो है वो तरीके इंसाफ को ठीक करनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे पीटीआई वर्सेस पीटीआई रहा है। वो जो नौजवान जीता है उसका जो शहीद भाई, वो भी पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इशू ये है कि लेकिन वहाँ पे उनका जीतना जो है, फिर उसमें गवर्नमेंट की मुदाखलत जो है वो अदम मुदाखलत ज़ाहिर होती है। जहाँ तक आपने बात की कि पंजाब में 1 सीटों पे नहीं, 10 सीटों पे नहीं, सर बात यह है कि जो जीती हुई सीटें जिस तरह से हराई गई हैं 8 फरवरी को, वही लोग इलेक्शन करा रहे थे ना। पंजाब में भी वही एडमिनिस्ट्रेशन है,
बैक्ड बाय पीएमएल नवाज आई, कसूर में जलसा हुआ, एक सरकारी जमात का जलसा होने दिया गया है जो हुक्मरान जमात है पंजाब में, जो अपोजिशन ने की तो उसके बंदों के ख़िलाफ़ जो है एक पर्चा दर्ज करके उन बंदों को, कैंपेन में आज़ादी नहीं है। जब आज़ादी नहीं है तो फिर तो अगर आप इलेक्शन में सारा कैंपेन ही तो होता है, अगर आप कैंपेन नहीं करने दें लोगों को, असेंबल भी अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन उनके हो भी गए हैं और कोई 1.5-2 महीने से उन्होंने सर्टिफिकेट जमा कराया हुआ है, उसको मंजूर या रिजेक्ट नहीं किया, तो ये बातें जो हैं फिर इससे सवालात तो उठते हैं। और एक जमात को खुलेआम आप सरकारी पैट्रोनेज मिल रही है, दूसरी जमात को आप हिलने नहीं दे रहे, तो फिर इससे ये मामलात तो सवालात तो फिर उठेंगे ना सर। मंदुखेल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। नवाज शरीफ दोबारा से मुतारिक हो रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की सदारत के ऊपर आ रहे हैं, दोबारा से तंजीमसाजी कर रहे हैं, तो सर ये पैरेलल तो नहीं होगा? मियाँ शहबाज शरीफ साहब इधर हुकूमत चला रहे हैं, उधर वो, और ये भी बातें बहुत सारी हैं कि आपस में रिफ्ट भी बहुत है इनकी। देखिए, पहले तो मैं एक जुमला मुझे कहने दे, चौधरी साहब ने जो फरमाया, मैं इनकी अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कि पंजाब में इनको जलसे जुलूस नहीं करनी थी, इस वजह से वहां रिजल्ट 0 था, तो सिंध में तो आपने कैंडिडेट ही नहीं खड़े किए। आप कैंडिडेट खड़े करते तो आपको जलसे जुलूस की इजाजत मिलता है, नहीं मिलता। पुख्तनख्वा में खुद आप अपनी कैंडिडेट से हारे हुए 27, उसको आप किस तरह से ले रहे हो? तो यानी पुख्तनख्वा और सिंध को आपने बिल्कुल माइनस कर दिए, फोकस आपने पंजाब कर दिए, वहां नहीं करने दिए, यहाँ कैंडिडेट नहीं था। दूसरी बात, तो नवाज शरीफ साहब की बात में अगर बताऊं, अगर मैं पीपल्स पार्टी के एक अदना सरूकन तर्जुमान नहीं हूं, मुझे लग रहा है कि वो आइंदा चंद महीनों में जो ना शहबाज शरीफ साहब को मजबूर कर देंगे वो फाकी हुकूमत छोड़ दे, कौमी असम्बली तोड़ दे। ये मेरे एक छोटा सा तज्जिया है कि आइंदा चंद दिनों में या चंद महीनों में ये वो फाकी हुकूमत को मजबूर कर देंगे, और इस वजह से भी मजबूर कर देंगे कि अभी जो कल जो पंजाब का रिजल्ट आया, चूंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा उनके पास है, तो उनको ये ढीली डाली वफाकी हुकूमत की जरूरत ही नहीं है। और फिर चूंकि नवाज शरीफ साहब के बारे में इनके खुद मियाँ जावेद लतीफ साहब ये कहते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो उसको इलेक्शन का रिजल्ट दिखा के और उनको साइड लाइन कर दिया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आइंदा चंद महीनों में ये वफाकी हुकूमत तोड़ देंगे कौमी असम्बली, और फिर ये कहेंगे कि कौमी असम्बली में दोबारा इलेक्शन कराओ, और दोबारा इलेक्शन में कल वाले रिजल्ट को मद्देनजर रखते हुए, और सबसे बड़ा सूबा यानी अब यूं समझ लो कि गालबन 148 जनरल सीटें है पंजाब में, वो उन्हीं पे फोकस करेंगे बजाय ये कमजोर वफाकी हुकूमत को चलाने के। और फिर नवाज शरीफ साहब ये भी आप देख रहे हैं कि उनको तो ये तो वफाकी हुकूमत से बिल्कुल ही लाताल्लुक है। वो अगर पंजाब में फिर है रोटी के तंदूर पे या दूसरी जगह पे, लेकिन वो वफाकी हुकूमत में जरा सा न उसकी दिलचस्पी है, न वो जाना चाहता है, न किसी मीटिंग में। तो इसलिए मेरा ये वो ख्याल है कि ये शहबाज शरीफ से मालका उसने नहीं माना, उनसे रास्ते अलग हो गई है, या वो शेख रशीद नून उर्शीन की बातें जब कर आता तो वो शायद आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो वफाकी हुकूमत चलने देगा इन चंद दिनों में। तो सर फिर क्या होगा इसके बाद? क्या होगा? नवाज शरीफ खुद आएंगे जैसे वो आए थे लंदन से वजीर आजम बनने के लिए, या क्या फॉर्मूला होगा सर, क्या होना है? देखिए, वो तो पहले ही उसने कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। उनके लोग कह रहे हैं, मियाँ जावेद लतीफ जो बड़ा क्लोज बंदा है उनका, वो कहते हैं इनसे साथ धोखा हुआ है, धोखे से बुलाया गया। तो यकीनन वो ये कहेगा कि भाई दोबारा इलेक्शन कराओ कल के रिजल्ट को देखते हुए, और वफाकी कौमी असम्बली को तोड़ने की वो जरूर बात करेंगे। तो फिर कौमी असम्बली में सिर्फ इलेक्शन होगा, और कौमी असम्बली में उनको लग रहा होगा कि 4-6 महीने में वो पंजाब में इतने काम कर जाएंगे या लोगों को काबू कर देंगे। तो अगर पंजाब में अक्सरियत हो गई तो आपको तो पता है कि वफाकी हुकूमत बनती है पंजाब के सीटों से, जहाँ 148 सीटें हैं, बाकी सिंध, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा सब मिला के भी पंजाब ज्यादा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ, आपने मेरा तजिया पूछा तो मैंने कहा मैं भी एक पेशेनगोई करूँ। जब सर आपके तजिए के मुताबिक किस सारी सिचुएशन में पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ का साथ देगी या मियाँ नवाज शरीफ का साथ देगी? देखिए, पीपल्स पार्टी अगर नवाज शरीफ खड़े हो गए तो पीपल्स पार्टी अगर शहबाज शरीफ साहब का साथ दे भी दे तो नहीं बचा सकेगा। उसकी वजह ये है कि यकीनन जो MNA मुस्लिम लीग नून में है और वो शहबाज शरीफ साहब का साथ छोड़ देंगे तो पीपल्स पार्टी अपनी 75 सीटों में क्या उसका साथ देगी और क्या उसको बचा पाएगी? तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ जब अपना हाथ खींचेंगे
तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत खड़ी नहीं हो सकेगी। और यकीनन वो छोटा भाई है, माजी में भी जनरल मुशर्रफ ने बड़े प्रेशर डाले, वज़ीर-ए-आज़म का ऑफर दिए, शहबाज शरीफ ने नहीं माना। तो मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब की बात टालेगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आइंदा चंद महीनों में मैं ये समझ रहा हूँ कि जैसे नवाज शरीफ साहब अभी आ रहे हैं और थोड़ा बहुत भी उनको, और ये भी सुनने में आ रहा है कि वो बाहर जाना भी चाहते हैं, लेकिन शायद वो जाने की इजाजत भी उसको नहीं मिल रही है। तो फिर उसको प्रैक्टिकली मैदान में आना पड़ेगा और मैदान में यकीनन वो यही करेगा जो मुझे जिस चीज के लिए बुलाई गया मुझे दे दो, या दोबारा इलेक्शन कराओ। दोबारा इलेक्शन करेंगे तो रिजल्ट जो है ना वो जो कल वाले रिजल्ट देखते हुए उनको लगेगा कि उनका रिजल्ट बेहतर आएगा। तो आप देख रहे हैं पीटीआई की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। वो अगर अपने सूबे में सीटें आ रही है, सिंध में कैंडिडेट नहीं है खड़ा करने की, बलूचिस्तान में यही सूरत हाल है, तो आप सोचे कि फिर वो जो बैटल फील्ड है वो पंजाब रहेगा। और पंजाब में कल के रिजल्ट देखते हुए मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर सकती है कि वो कौमी असम्बली तोड़ दें। अनवर साहब, बड़ी अहम बात की है मंदुखेल साहब ने, बड़ी खबर है ये, इनका अपना तज्जिया है। अब अब्बास, आपको याद है मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में ये बात कही थी। अच्छा, आप ज़रा देखिए, मंदुखेल साहब ने जो कहा वो इतना अर्ली नहीं होगा। इसमें आप देखिएगा हुकूमत को मज़ीद साल से सवा साल और लगेगा, एक बात। दूसरी बात, जो आपने उनसे पूछा फिर फार्मूला होगा क्या, अगर लेट्स सपोज उनकी बात मान भी ली जाए कि अगर नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया जाए तो फिर टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट होगी, ये भी ज़हन में रख लीजिए। फिर कोई सियासी हुकूमत नहीं होगी, ना ही री इलेक्शन होंगे, ये भी नवाज शरीफ साहब नहीं है। जी, नवाज शरीफ साहब भी नहीं है। और दूसरी बात, ये तासुर भी गलत है कि नवाज शरीफ साहब को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो 5 रोज़ा दौरे पर चीन भी जा रहे हैं, वो सऊदी अरब भी जा सकते थे। मसला ये है कि वो ये याद रखिए, जिस नवाज शरीफ साहब को मैं जानता हूँ, हम 98 से इस प्रोफेशन में और कवर 26 बरस हो गए। नवाज शरीफ साहब को जब मौका मिलेगा ना तो वो अपने भाई को छोड़ेंगे और ना ही जिन्होंने उनसे कमिटमेंट की थी ना उनको छोड़ेंगे। ये वो अब मौके की तलाश में है। अब वो उसका आगाज़ हो चुका है। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़ और साद रफ़ीक जो इनके करीबी लोग हैं, ये नवाज शरीफ से पूछे बगैर कोई बात नहीं कर सकते। और एक और बात ध्यान में रखिए, इवन मरियम नवाज शरीफ साहिबा कॉमा डॉट भी अपनी मर्जी से नहीं डाल सकती। जो उनके वालिद साहब कहते हैं वो वही कर रही हैं। अब उन्होंने अपनी बेटी को लेके आना था, बीइंग ए पॉलिटिशियन, वो ले आए, वो सीएम के तौर पर आ गई हैं। साल के अंदर अंदर मजीद उन्हें ग्रूम कर देंगे। उसके बाद आप देखिएगा कि अगर हालात ख़राब होते हैं तो फिर किसी के हाथ में कुछ नहीं होगा, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट होगी और फिर ये सियासी जमातें एक दूसरे की तरफ ही देखती रहेंगी। और दूसरी बात, इमरान खान साहब से उनके बड़े करीबी एक सियासतदान हैं, हमारे भी वो बड़े, हम उनके न्याज़मंद हैं। उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा जी खान साहब का मोराल कैसा, उनका बड़ा हाई है कि वो क्या कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, मुज़ाकरात की बात हो रही है, कोई गुफ्तगू शनीद के। उन्होंने कहा नेवर एवर। वो एक बात करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने जो फेम देखना था, जो मैंने प्राइम मिनिस्टरशिप देखनी थी देख ली, अब मुझे मार दीजिए, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। फिलहाल तो वो इस स्टेज पे ऊपर है, उनके जहन में ये बात है। तो दूसरी बात यह है कि देखना, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो तकसीम है इस मुस्लिम लीग नून के अंदर, वो वाज़ेह है, वो किसी से पूछने की ज़रूरत है। आप मुझे बताइए, सबको नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है आपकी पॉलिसीज़ क्या है, वफाक की पॉलिसीज़ क्या है, पंजाब की पॉलिसीज़ क्या है। दूसरी बात, आपने देखा है हमजा शहबाज कितने खामोश हैं। उन्होंने सारी वर्किंग की हुई थी पंजाब के लिए, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, पुलिस के अंदर उन्होंने बड़ा अपना पेनिट्रेशन थी उनकी, वो वफाक में आके खामोश होकर बैठ गए हैं। और उनको भी इंडिकेशन है कि वो खामोश होकर बैठेंगे, उनको भी यहाँ पर कोई वजारत नहीं मिलने वाली। लिहाजा अगर हालात इस तरफ जाते हैं कि असम्बलियाँ तोड़नी पड़ती हैं, शहबाज शरीफ को स्टेप लेते हैं, तो फिर उसके नतीजे में आपकी टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आएगी, सियासी किसी भी जमात के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। जी फैसल साहब, मंदुखेल साहब ने बड़ी अहम बात की है, इसके ऊपर जरा कमेंट करें। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ ऐसा नहीं करेंगे। ये शरीफ ख़ानदान की एक बहुत पुरानी रवायत है, वो बिल्कुल बैड को आप गुड को आप दिखाते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर उनके सारों के ऑब्जेक्ट एक हैं, इंटरेस्ट एक हैं, और वो कभी भी अपने भाई को या अपनी बेटी को इसी मुश्किल में नहीं डालेंगे, इसी तनख्वाह पे गुजारा करेंगे। और मियाँ साहब जो हैं वो आज चाइना सिर्फ अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं, उनके कारोबारी मामलात देखने के लिए, ये मैसेज देने के लिए कि उनको बाहर जो है वो जाने से रोका नहीं गया, और वाकई उनको रोका नहीं गया। इशू ये है कि वो उसकी वजाहत दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं उसकी हैसियत में उस वफद में जाता, मैं वहाँ पर जाता तो मैं एक आम MNA हूँ, और ज़ाहिर है सरकारी डेलीगेशन में वो मेरा जाना जो है वो बनता नहीं था। ही इज़ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, उनका जो लेवल है वो और है। ज़ाहिर है 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसका जो एक लेवल ऑफ इंट्रैक्शन होता है वो भी डिफरेंट होता है। सो मैं समझता हूँ कि नोइंग कि ये बिल्कुल ये बातें वो करते रहेंगे, बातें इसलिए कि जहाँ पे सिग्नलिंग करनी है, नवाज शरीफ साहब क्योंकि पुराने सियासतदान, उनको पता है कि सिग्नलिंग ज़रूरी है ताकि जब मौका मिले, अगर तो हालात ऐसे पैदा हो गए जो कि डेफिनेटली
पैदा होने वाले हैं। देखिए जो मुआशी सूरत हाल है, IMF ने पाकिस्तान को रख दिया है वॉर ट्रोन कैटेगरी में, यानी उन ममालिक में जहाँ पे जंग का खर्चा है या जंगी हालात में है। अब इस सूरत हाल में जब इंटरनेशनल बॉर्डर्स में ईरान इसराइल की टेंशन है और अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मामलात अच्छे नहीं हैं, तो अगर तो IMF का जो पैकेज है जिसको ये औरंगजेब साहब कह रहे हैं, तो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत तो ऑलरेडी है। देखें ना, टेक्नोक्रेट्स इसलिए कि इंटरिम मिनिस्टर भी जो हैं वो भी टेक्नोक्रेट हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी टेक्नोक्रेट हैं। तो नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज जो हैं वो अपनी मर्ज़ी का DC और IG नहीं लगा सकते। वो क्या बात कर रहे हैं, वो तो ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते। तो इस सारी सूरत हाल में उनका जब रिएक्ट करना अगर हो तो मियाँ शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ये तीनों इकट्ठे रिएक्ट करेंगे, इकट्ठे ही एक ही स्ट्रेटजी लेंगे। और ये नहीं हो सकता कि नेशनल असम्बली के इलेक्शन हो और प्रोविंशियल असम्बलीज़ के इलेक्शन ना हो। यही बात जो है जब कासिम सूरी की रूलिंग आई थी तो उस जजमेंट में भी ये कहा था, और बाद में ज़ाहिर हमारी मुलाकातें भी हुई तो जजमेंट देने वालों ने किसी एक ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि नेशनल असम्बली के इलेक्शन, ये 88 में भी इस तरह से मामला हुआ था कि प्रोविंशियल के इलेक्शन जो है वो कायम रहे, और अगर यही कुछ करना था तो फिर KP और पंजाब के इलेक्शन क्यों नहीं कराए जब उस वक्त की हुकूमतें तोड़ी। मधु खेल साहब, एक पाकिस्तान के एक बड़े सूबे का वज़ीर आला कहता है कि अब हम हक छीनेंगे क्योंकि हमें वफाक जो है हमारा हक नहीं दे रही। एक तहरीक की भी उन्होंने एक लाइन दी है कि वर्कर कन्वेंशन करेंगे पूरे पाकिस्तान में। तो ये तो मामलात स्टेबिलिटी की तरफ नज़र आ रहे हैं आपको, या दोबारा से मामलात डिट्रैक होने जा रहे हैं? आपकी इस सवाल से मैं एक इजाज़त दे पिछले वाले सवाल पे जो बात, एक तो ये कि कई आइन में ये नहीं लिखा हुआ है कि कौमी असम्बली और सूबाई एक साथ होंगे। जारी बात है, जब कौमी असम्बली का आपको याद होगा जब कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी थी और उसके बाद उस वक्त इमरान खान साहब ने जो असम्बली तोड़ने के लिए जो भेजा था तो वो मिनट के अंदर समझ लो, अभी तक पता ही नहीं चल रहा कि उसने भेजा है तोड़ने का, और वो आरिफ अलवी साहब ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो वो इलेक्शन फिर ये PTI वाले यही जोर दे रहे थे कि भाई इलेक्शन कराओ कौमी में, सूबाई की तो कोई बात नहीं हो रही थी, और सिंध पीपल्स पार्टी के पास था तो सबको पता था कि सिंध असम्बली तो नहीं तोड़ी जाएगी। तो ये कहना कि इलेक्शन होंगे तो सब होंगे, अकेले कौमी असम्बली की नहीं हो सकती, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। पॉसिबल है और आपकी माजी की सारी सूरत आपके सामने। और जज साहब को छोड़ रहे ना, उसने जो जजमेंट में लिखा है, जिस तरह लिखा है, जो हिदायत मिली है, वो चौधरी साहब को पता है, मुझे पता है वो किस तरह चलते हैं। और 6 जजेस ने जो अभी खत लिखा है, तो इन 6 जजेस जो है ना, इनके गले में ये खत फिट होगा कि आपने PTI के बानी का नाम तो ले लिया, बाकी हजारों मुकदमात में जहां 4 लाख मुलाजमीन का सर कलम कर दिया आपने अपने कलम से, और कौमी असम्बली की आपने आर्टिकल 169 के तहत जो ना, वो 69 के तहत आपने मुदाखलत की है कौमी असम्बली की कमेटीज की उसकी प्रोसीडिंग में, तो परवाह किए बगैर तो ये तो खैर मामला बढ़ा जाएगा। ये तो हमारी जुडिशरी की बदकिस्मती से, मैं हम दोनों वकील हैं, हमें ज्यादा पता है कि ये किस तरह होता है, कहाँ से होता है। अच्छा, अब अगला जो आपका सवाल था उस हवाले से दोबारा मुझे वो कर दे, फिर लंबी चौड़ी जवाब दे दिए सवाल आपका मैं ज़हन से। वज़ीर आला KPK की तरफ से कहा गया है कि वज़ीर आला KPK, देखिए वज़ीर आला KPK का इंतखाब इस बात की निशानदेही थी कि इमरान खान साहब अफरा तफरी वाली सियासत चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो आदमी जिसका जो स्टाइल था और वो आज भी जो स्टाइल है, तो उस स्टाइल से तो कई शराफत की आपको बू तो आएगी नहीं, आपको कभी तामुल की बू तो आएगी नहीं है। और लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि यही शख्स है जो सदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के हल्फ में जाना गद्दारी अपने आप को आइन से गद्दारी का मुतरादिफ करार दे रहा था, और फिर वही शख्स है जो वहां पे जाके और सर झुकाए बैठा रहा और हर चीज में हाँ से हाँ मिलाते रहे, और बाहर निकल के फिर मीडिया में वही गाली गलौज करता रहा। और फिर जब जो शख्स जो पार्टी 9 फरवरी को कोर कमांडर हाउस जलाने के लिए पहुंचे थे पेशावर या लाहौर, और फिर वही ईद से एक हफ्ता पहले वही उसी वज़ीर आला ने अपने काबीना समेत कोर कमांडर हाउस में किसके साथ मीटिंग की, क्या हिदायत ली, क्या ब्रीफिंग ली है, ये भी एक बड़ा सवाल है लोगों के जहन में। तो मैं समझ रहा हूँ आज उन्होंने जो साबका फाटा है उसका इशू उठाया,
उस इशू के लिए तो पहले भी फंड मुख्तस हो चुका है। अब चूंकि फंड अगर नहीं है, अगर वो पुख्तनख्वा की बात कर रहा है कि उनको NFC अवार्ड के जरिए पूरा फंड नहीं मिल रहा है, तो सिंध तो पहले ही से जो पिछला आदाद शुमार में बता रहा हूँ 1200 अरब जो है ना वो कर्जदार था वफाक, तो एग्जैक्ट मुझे आज नहीं पता। तो यकीनन पंजाब, पुख्तनख्वा और सिंध और बलूचिस्तान वफाक उनकी भी मकरूज है, तो कोई ना कोई इशू तो उसने बनाना है। लेकिन ये सारे इशू उनके फेल होंगे, फेल ऐसे होंगे कि कल के अवाम ने वोट के जरिए जो जवाब उसको दिए है कि भैया ये गाली गलोच का या अफरा तफरी वाली सियासत अब नहीं चलेगी, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को अमन अमान चाहिए, लोगों को जो ना वो अपनी जो मईशत है उसको बेहतर करने के लिए वो चाहिए, ये सारे इक़दामात वो करेंगे। वो अगर सस्ती रोटी का ऐलान करता है तो दूसरा तरफ मुंह खोल के बैठा रहेगा, वफाक की तरफ वो पैसे दे, फिर आपको 1-2 महीने बोलेंगे भाई मैं तो रोटी सस्ती करा था मगर चूंकि वहां पैसे नहीं मिले इस वजह नहीं किए। आप फिर ये भी सवाल आवाम के जहन में, आजकल सोशल मीडिया है और ये जो नौजवान खड़ा था, मैंने जो कल सोशल मीडिया देख रहा था परसों रात को, तो मैंने उस वक्त ये कह दी कि ये लड़का तो जीतेगा कि आज का सोशल मीडिया है, नौजवान इतनी अवेयर है और वो सब सवाल करते हैं कि बाबा ये बता दो, आपने 3.5 साल वफाकी हुकूमत में तो आप कुछ नहीं कर सके, आपने 10 साल पुख्तनख्वा हुकूमत में आपने क्या दूध की नहरें बहाई, वो एक प्रोजेक्ट तो बता दो, तो ये सवाल तो करेंगे। वेलकम बैक फैसल भाई। जो पीछे इंतखाबात हुए थे उसमें तो बहुत धांधली, फॉर्म 45, फॉर्म 47, कल जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें भी यही हाल है, इसमें भी वही शोर शराबा धांधली का। ज़ाहिर है एक कॉन्टिन्यूएशन है ना जी, जो धांधली, ये जो रिजल्ट्स कल आए हैं, हमने इमरान याकूब खान साहब ने, हमारे सीनियर हैं लाहौर से GNN के, उन्होंने परसों ये बता दिया था कि ये 3 बड़ों की मीटिंग में ये फैसला हो गया कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या पोजीशन को कोई जमात कोई सीट जीतने नहीं देनी। और पहले तो ये होता था कि पर्दा रखा जाता था, एक तरीके से काम किया जाता था, अब तो पर्दा ही कोई नहीं है। अब तो जिस तरह से वीडियो चल रही हैं, आपने भी देखी हैं, हमने भी देखी हैं, ROs के दफ्तर बंद कर दिए गए, किसी को जाने आने नहीं देना, मोबाइल सर्विस ऑफ है, यानी 20 हलकों का जो इलेक्शन है वो ये इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ नहीं करा सकी, और उसके ऊपर पुलिस गर्दी, अपोजिशन को कैंपेन ना करने देना, ना उनके जलसे, ना उनके जुलूस। आप ये देखिए कि एक ज़िले में एक जलसा होता है, उन लोगों पे आप पर्चा कर देते हैं, उसी में दूसरे सरकारी एहलकारान जो हैं या गवर्नमेंट ट्रेजरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जलसा कर रहे हैं। ये अब मामला ये कोई गुफ्तगू रह नहीं गई है। ये जो इलेक्शन है या जो जिस तरह से कराया गया है, इलेक्शन का जो प्रोसेस है ये अपनी अफादियत खो बैठा है और इसकी बड़े भयानक नतीजे होंगे। देखिए, आप इलेक्शन क्यों कराते हैं? इलेक्शन इसलिए कराते हैं कि लेजिटिमेसी आए, लोगों के वोटों से मुंतखब होने वाली हुकूमत के पास लेजिटिमेसी होती है, एक्सेप्टेंस होती है। ये हुकूमत जो है ज़ोर ज़बरदस्ती से आई है। किसी दिन कोई ऐसा भूसे में चंगारी लग गई, लोगों ने इनकी बात भी नहीं मानी कि आप किस हैसियत से कह रहे हैं आप हमारे नुमाइंदे नहीं हैं। देखिए, जब किसी को वोट दिया जाता है फिर उसकी इज़्ज़त की सांझ भी होती है, फिर आप जो वोटर हैं उसकी बात भी मानते हैं। तो इस किस्म के इलेक्शन कराने से बेहतर है कि आप कोई ऐसा मॉडल इंट्रोड्यूस करा दें जिसमें सबको ये मैसेज आ जाए कि आपका कोई बुनियादी हक नहीं है। देखें, बस ये जो टाइम है, ये जो इरा है ना इस वक्त जा रहा, ये है हकूक़ का। लोग अपना हक मांगते हैं क्योंकि यूथ है 64-65% आपकी, जो कि 30 ईयर्स या उससे नीचे की है। उनके आप ये जब डेवलपमेंट के काम कहते हैं कि हम आपको अस्पताल देंगे, हम आपका स्कूल बनाएंगे, और वो कहेंगे वो कहते हैं ये तुम्हारा हक है, ये आपका एहसान है, ये हुकूमत का फ़र्ज़ है। और इतनी जो अवेयरनेस आ गई है लोगों में, और ख़ासकर ये जो सोशल मीडिया की मैं कहूँगा कि ये इस दौर में जो है ये बहुत बड़ी एक नेमत भी है। इसकी ये मेहनत हर चीज़ होती है, ठीक है जी। पुलिस अगर जुराइम कंट्रोल करती है तो बहुत जगह पे जुराइम का करवाने का बाइस भी बनती है, लेकिन सोशल मीडिया अवेयरनेस की वजह से आज लोग अपने हकूक़ की बात करते हैं। और ये जंग हकूक़ की है, और हकूक़ की जंग में जो है, जो यहाँ पे हक मारा जाता है, वो फिर लोग रिएक्ट भी करते हैं। और उसमें चेंज जो है, अगर आप आराम से नहीं आने देते तो फिर चेंज जो होती है ना, और
वो पानी की तरह होती है, वो अपना रास्ता निकाल लेती है। अनवर रज़ा, अफादियत इलेक्शन जो है वो अपनी खो चुके हैं क्योंकि बहुत सारे शोर शराबे, जिस तरह फैसल साहब ने भी कहा, तो ये किस तरह मामलात बेहतर होंगे, क्या नज़र आ रहा है आपको? बीइंग जर्नलिस्ट से पहले भी कई आपने इलेक्शंस कवर किए, हमने भी किए, इतना शोर शराबा कहीं भी ऐसा नहीं था उससे पहले। बहुत शुक्रिया अब्बास। पहली बात तो ये है कि ये कोई नतायज हैरत अंगेज़ नहीं है, हमें पहले से मालूम था। एक तो आप अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री देखिए और ये एक तारीख़ है आपकी कि जिस सूबे में जिसकी हुकूमत होती है वहाँ पर हुकूमती मशीनरी यूज़ की जाती है। और उसकी एग्जाम्पल आपको दूंगा, इलेक्शन हमेशा हुकूमतों का ही होता है। उसकी एग्जाम्पल दूँ, कसूर में एक सियासी जमात को तो बड़ा भरपूर तरीके से हुकूमती मशीनरी के नीचे जलसा करने दिया गया बड़ा, और उसी जलसे के दौरान एक और सियासी जमात को जलसा किया गया, उसके 500 लोगों को आपने उस पर FIR दर्ज कर दी। मकसद क्या था? ये है सियासी इंजीनियरिंग। इलेक्शन से पहले आपने लोगों में खौफ व हरास पैदा कर देना है। फिर ये देखिए कितनी अजीब बात है कि आप फॉर्म 45 पर पहले, इलेक्शन से पहले ही, आप गिनती शुरू होने से पहले ही सुबह ही आप RO से उस पर साइन करवा रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो इंडिकेट करती हैं कि इंतखाबात पर उंगली उठाई जाए। दूसरी बात, मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन की जमातों को उनका जो बयानिया था, जिसमें अगर किसी को शक व शुबा था, उसको अब तकवीत मिली इस ज़िमनी इंतखाबात के बाद कि देखिए आम इंतखाबात में हम जो बात कहा करते थे वो दुरुस्त साबित हुई। पुलिस का इस्तेमाल किया गया, रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, और वोट को तकद्दुस दो, इज़्ज़त दो का जो बयानिया था वो एक तरफ रख दिया गया। और एक जमात जिसको वो पॉपुलैरिटी हासिल है, उस पॉपुलैरिटी को एक तरफ रख कर आपने जबर के ज़रिए इस इंतखाबात करवाने की कोशिश की, और उसके नताइज आपके सामने हैं। कोई भी शख्स इसको एक्सेप्ट नहीं करता। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मेंबर कौमी असम्बली इलेक्ट होकर आए हैं, क्या वो अपने ज़मीर को जवाब देंगे कि ये वोट तो किसी और का था, ये मैंडेट तो किसी और का था? ठीक है, आपने हमने माजी में भी देखा कि जब भी, और एक इसमें अब्बास मैं समझता हूँ कि ये सियासी जमातों का, तमाम सियासी जमातों का एक अपना एक कसूर है। वो किसी वजह से कि जब भी आपने इक़्तिदार में आना है तो आप किसी दूसरी सियासी जमात की गर्दन पर पाँव रख कर आगे आते हैं और किसी गैर जमहूरी कुव्वतों को आप मौका फराहम करते हैं। आप अपनी स्पेस जो है वो कम करते चले आ रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि अब तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ को एक एजेंडे पर आना है कि अगर इस मुल्क में जमहूरियत ने प्रवेल करना है तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। वो कोई भी सियासी जमात हो, कि आपने इक़्तिदार के लिए कम अज़ कम लेट नहीं जाना। आपने इक़्तिदार के लिए फिर वो लोगों के हकूक़ की बात भी करनी है, भले आपको कोई हुकूमत मिलती है या नहीं मिलती। अब देखना यह है कि इसका इस मैंडेट के बाद जो हुकूमत है उसका वो कैसे परफॉर्म करेगी। मुझे नहीं लगता कि वो उस तरह इखलाकी तौर पर परफॉर्म कर सके, लेकिन चूँकि जब आपको किसी इस्टेब्लिशमेंट का सहारा होता है और आप आगे चलते हैं तो फिर किसी न किसी हद तक हुकूमत किसी साल 2 साल के लिए चल पड़ती है। लेकिन आप इस पर ज़रा गौर कीजिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक रिफ्ट कायम है। एक ये लोग हैं जो कहते हैं कि उनका बयानिया ये है कि कायद के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, नवाज शरीफ के साथ, और एक का बयानिया ये है कि जो शहबाज शरीफ हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया, खुल्लम खुल्ला इजहार कर रहे हैं, भी कर रहे हैं, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़। इस सवाल के ऊपर मैं आगे आऊँगा आपके साथ, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी सियासी एक्टिविटीज़ शुरू करने का फैसला किया। वैसे साहब, सोशल मीडिया के ऊपर कल गुजरात बड़ा पॉपुलर रहा, ट्रेंडिंग के ऊपर रहा, वीडियो फुटेजेस भी हमारे पास आई, तो अब क्या होगा कानूनी तौर पर, क्या इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखिए बस कानूनी तौर पे तो ज़ाहिर है फ़र्ज़ होता है अदालतों का और ट्रिब्यूनल्स का कि इन चीज़ों को नोटिस लें। इलेक्शन कमीशन के पास भी पावर है, लेकिन जो मसला इस वक्त दरपेश है वो ये है कि सिस्टम के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया जा रहा। एक निज़ाम है ना जिसमें अदलिया का भी एक रोल है, इलेक्शन कमीशन का भी एक रोल है, इलेक्शन से मुतालिक आइनी रोल है, आइन में एक चीज़ दी गई है, वो उसको जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं अगर वही उस सिस्टम को चलने नहीं दें और वही उस सिस्टम को सर्कमवेंट करें, यानी जिनके ज़िम्मे ये काम है कि उन्होंने इंश्योर करना है इस प्रोसेस को फेयर, ऑनेस्ट एंड जस्ट इलेक्शन कराने हैं, अगर वही इन चीज़ों के बीच में रुकावट करेंगे और इसके लिए रास्ते तलाश करेंगे कि ये जो मैंडेट है वो डिफीट हो, तो फिर आप किससे उम्मीद करेंगे? अब हालात तो ये हो गए हैं कि इस मुल्क में, अब पहले तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का सुनते थे, अब सुना है जुडिशल इंजीनियरिंग हो रही है, वहाँ पे कोई एक्सटेंशनों की बात हो रही है, जजेस जो हैं वो अपने लमेंट कर रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर है, जो लेटर्स लिखे हैं वो अभी मामला सब जुडिस है, तो बहुत ज़्यादा बात करेंगे तो भी अगलों को प्रॉब्लम होगा कि आप बात क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो जो बोले वही कुंडा खोले जेल का। ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई है कि यहाँ पे लोगों को तो बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा। आप बात करते हैं, आपके ऊपर कदगने लग जाती हैं, आपके मैं समझता हूँ कि इस वक्त सहाफ़त जो है
वो इस कदर दबाव में है, प्रेशर में है। हामिद मीर साहब ने ये कहा था कि जिस दिन साफ़ी बोल पड़े तो फिर आपको लग पता जाएगा, अभी तो सिर्फ कुछ जज बोले हैं। तो इशू ये है कि करने को तो बहुत सारी चीज़ें करना की जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन को इनका नोटिस लेना चाहिए, लेकिन जिस इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन वाले दिन अपने आरओज़ को फॉर्म 45 की हिफाजत नहीं हो सकी और उनकी हिफाजत नहीं हो सकी, या प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो लमेंट करते रहे, कोई ख़त भी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, तो गुजरात हो, बाजोड़ हो, देखिए एक मैं बात आपको तस्लीम करनी पड़ेगी। केपी में बाजोड़ में इलेक्शन हारी है सिटिंग गवर्नमेंट दो जगह पे, तो वहाँ पे अंदाज़ा होता है कि वहाँ पे मुदाखलत नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, क्योंकि सरकारी मुदाखलत कहीं पे भी हो तो फिर उसमें तो वहाँ पे भी ठप्पे लग सकते थे, वहाँ पे भी कर सकते थे। दो के वो पीटीआई वर्सेस पीटीआई था, क्योंकि वहाँ पे जो जीते हैं उनका भी ताल्लुक पीटीआई से, जो आ रहे हैं वो भी पीटीआई से हैं, लेकिन वहाँ पे जो मुदाखलत है वो वहाँ पे जो है नज़र नहीं आई। ज़िमनी इंतखाबात में देखिए ना, जो सोचने वाली बात है, जो करने वाली बात है कि आपने 8 फरवरी से अब तक कौन सा ऐसा कारनामा किया है कि लोग बेच जाए। आपने गैस की कीमतें बिजली के बराबर कर दी, बिजली की कीमतें आपने आसमान के बराबर कर दी, लोगों का जीना दो बार हो गया। आप रोटी कह रहे हैं जी, रोटी नहीं मिल रही थी 2 दिन पहले रोटी आज भी नहीं मिल रही 16 रुपए की। आप चले जाएं, नान भाई गरीब लोग होते हैं, कोई देखें तो कोई अमीर आदमी का तंदूर तो चलते हुए मैंने नहीं देखा। आप उसको जाके आपने उसकी भी रोज़ी रोटी में जाके टांग मारी, ठीक है, उस गरीब को भी आपने मजबूर किया कि जाके आप वो 16 रुपए की रोटी, वो कहते हैं जी को किसी तौर पे इक्वेशन नहीं बनती। आप गैस का बिल, आप तंदूर जब चलते हैं, इवन अगर जो लकड़ी से भी तंदूर चलते हैं उनकी के प्राइसेस देख लें, अगर आप कैलकुलेट करें एक रोटी इतने की बनती नहीं है। जो किसान के पास गंदम है वो, मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं जानता हूँ कि जो हमारे इस वक्त गंदम के साथ हो रहा है, या सरकारी कीमत आपने जो लगाई है उससे कहीं नीचे जाके गंदम बिक रही है, और जब ये आड़तियों के पास चली जाएगी, मिडल मैन के पास चली जाएगी, यही गंदम जो है वो दुगने तिगने रेटों पे बढ़ जाएगी। हुकूमत कर क्या रही है? मास है टिकटॉक पे वीडियो बनाने के। एक मैंने पहली दफ़ा ये एक ख़ासकर पंजाब हुकूमत की मैं बात करूँगा, और कि मैंने पहली दफ़ा एक ग्रुप ऑफ सम फीमेल फ्रेंड्स देखा है जो कि ये चला रही हैं और जिनको कुछ पता नहीं है मॉडर्न डे के तकाज़े क्या हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। लोगों और हुक्मरानों की सोच में इतना फ़र्क है, 180 डायमेट्रिकली डिफरेंटली वो सोच रहे हैं। ये जो बातें करते हैं लोग उससे बहुत आगे जा चुके हैं, लोग उससे बहुत आगे जाके सोचते हैं। अनवर साहब, मुस्लिम लीग नून पर बड़ी गहरी नज़र है आपकी, क्या कोई दरमियान में इनके रिफ्ट है, कोई ग्रुप बंदियां हैं, क्या है सिचुएशन? अब्बास नवाज शरीफ साहब को उनके जो करीबी दोस्त हैं, हल्के हैं, वो ये कहते हैं कि आप इररिलेवेंट हो चुके हैं, क्योंकि आपके भाई प्राइम मिनिस्टर है और आपकी जो साहबजादी हैं वो तो खैर उन्होंने ख़ुद भी उन्हें सियासी तौर पर लॉन्च करना था, किया। तो अब आपको जो पार्टी की सदारत है उसको संभालना चाहिए और आपको इसका स्ट्रक्चर जो है दोबारा बनाना चाहिए, तंजीम साजी करने की ज़रूरत है, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों से रब्ता भी किया। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पार्टी के अंदर रिफ्ट मौजूद है। देखिए, ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं, तकसीम आपको नज़र आ रही है कि नवाज शरीफ साहब के जो करीबी लोग हैं वो अब भी हुकूमत में भी हैं और बाहर भी हैं, और शहबाज शरीफ साहब के जो लोग हैं वो भी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं, और अब तो मरीम के जो करीब के लोग हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। अब हो क्या रहा है? देखिए, जो बात आप फैसल से पूछ रहे थे, अब ज़माना बदल चुका है। अब जो नई नस्ल है, जो आपकी जैसे हम यूथ कहते हैं, वो किसी मसलियत का शिकार नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, शऊर आ चुका उन्हें। हम पहले माजी में देखते थे कि हमारे जो आबा अजदाद हैं, बड़े थे, हमारे वालिदैन इस बात पर कमिटमेंट कर लिया करते थे कि यार इसने बड़ा चलो लोगों के साथ अच्छा किया, ये वोट इसको देंगे। अब लोग कहते हैं कि डिलीवरी क्या है, आप बताएं आपने वहाँ पर डिलीवर क्या किया। देखिए, ये नहीं हो सकता कि अब आप फेसबुक पर, आप सोशल मीडिया पर तस्वीर बनाएं, आप जेल का दौरा करें, आप स्कूल के अंदर जाएं। अब लोग कहते हैं कि हमें जो बुनियादी ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो आपने सहूलत कब देनी है। देखिए ना, आप बात कर रहे थे तंदूर की, मैं कहता हूँ कि गैस का बिल घरों में 80-80 हज़ार रुपये आया, क्या घर में तंदूर लगे हुए हैं? प्रोग्राम में हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सफ़ीउल्लाह और अली अकबर खान। ज़िमनी इंतखाबात में KPK में क्या हुआ, और आज वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस पर भी आप दोनों से बात करेंगे। आप दोनों का शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। सफ़ी भाई, कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही? बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिस तरह नज़र आ रहा था।
बिल्कुल आप वाली बात के अली अमीन गंडापुर का जिसे कहते नहीं है कि वो स्टाइल ही जो उनका था, आज वो फिर दोबारा एक दफ़ा लगा कि वो वजीर आला के तौर पर कम और वही अली अमीन गंडापुर के तौर पर जो है वो ज़्यादा उनका वो नज़र आ रहा था। पैटर्न भी वही था, वही पुराना वाला जो कि हमने बीच में थोड़ा सा महसूस किया था कि जो स्टार्ट की असेंबली में उनकी पहले दिन की जो तकरीर थी उसके बाद कुछ चेंजेस नज़र आई थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों एकदम जो है वो दोबारा पुराने स्टैंस और पुराने स्टाइल पर वो जाने का जो है वो एकदम जो है नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ या तो जो कमिटमेंट्स की गई थी वफाक की तरफ से वो कमिटमेंट्स शायद यानी इनके साथ अब तक पूरी नहीं हुई, जो कि नज़र आ रहा है। और इनको भी ये चीज़ समझ आ रही है कि अभी ऑलमोस्ट अप्रैल ख़त्म हो गया है, सिर्फ मई और 1 महीने की बात है, फिर उसके बाद बजट भी है, सारा कुछ है। फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो प्रोविंस के बहुत ज़्यादा हैं और वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ सर्टनली अब जो आज इनको थोड़ा सा ये कि कल जो इलेक्शन हुए तो खैबर पख्तूनख्वा से तो यही हुआ कि पीटीआई ही को यानी वो हुआ, लेकिन अब यानी वो लग यही रहा है कि वो दोबारा एक किस्म का अपना वो हॉकिश एटीट्यूड जो है शायद वो उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अली अकबर हक छीन कर भी लेना जानते हैं। आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, साथ उन्होंने वापडा के बहुत सारे अफसरान को कहा कि असल वापडा जिम्मेदार है जो भी चोरी बिजली की होती है। बड़ी धुआंधार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जी शुक्रिया बात शबीर। और असल में जो है ना बोलने के लिए फ्लोर चाहिए होता है, जो कि असम्बली है, असम्बली का इजलास हो नहीं रहा, और खर्च करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो पैसे तो आपको पता है कि मतलब जो खैबर पख्तूनख्वा के पास तो इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है, और वफाक की तरफ भी जो अरबों रुपए वाजिबुल अदा है। तो ऐसे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही रहता है जिसके अंदर जो है वो कैथारसिस कर सकते हैं अली अमीन साहब। जो उन्होंने आज जिन बातों पे फोकस किया, एक तो मखसूस नशिस्त वाला ऐसा लग रहा है कि आगे अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया तो जो इनका मूड है मुझे नहीं लग रहा कि उस पर अमल दरामद कराएंगे। और वही एक सीन जो है नज़र आ रहा है जो कि 2010 में गिलानी साहब ने जो स्विस खत पे किया था और वो के जो तौहीन अदालत में वो हुए थे, तो आज के मौक़िफ़ से तो यही लग रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इस पे अदालती फैसलों पे अमल दरामद होगा। दूसरी जो बात उन्होंने की वो बिल्कुल अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमेशा से खैबर पख्तूनख्वा पे ये इल्ज़ाम आता है कि यहाँ पे चोरी होती है, लोग बिजली चोरी करते हैं। तो ये एक उन्होंने अच्छी बात की है कि कम से कम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में को जो है एतमाद में लेना चाहिए, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और जो उन्होंने एक और बात की वापडा वालों का, तो बिल्कुल ठीक कहा है उसने कि वापडा में जो है हर लेवल पर करप्शन हो रही है, और खैबर पख्तूनख्वा में तो ये चीज़ बिल्कुल आम है। दूसरा ही कि ओवर बिलिंग का जो इशू है वो भी आपके सामने है। तो वज़ीर आला ने आवाम को डिफेंड किया हुआ है, और मेरी नज़र में जो है एक अच्छा उन्होंने फैसला किया है। सर सफ़ीउल्लाह वो कहते हैं कि सेटल कर लें हमारे साथ वफाक, हमने बहुत सारे पैसे वफाक से लेने, तो ये कौन से फार्मूले के ऊपर सेटलमेंट चाहते हैं और ये कैसे होगी सेटलमेंट? देखिए फार्मूला तो पहले से डिवाइस ऑलरेडी यानी फार्मूला इस देयर मौजूद है, ये उसी की बेस पर यानी उनसे वो मांग रहे हैं कि अगर और नहीं तो वही जो ऑलरेडी यानी जो आउटस्टैंडिंग है जो कि रॉयल्टी की मद में है तो वो यानी हमें रिलीज कर दिए जाएंगे ताकि जो सूबे के अपने हकूक हैं वो तो पूरे किए जा सकें। तो उन्हीं की बेस पर यानी वो कर रहे हैं। अब वो फार्मूला यानी ऑलरेडी इस देयर वो वहाँ पर मौजूद है, लेकिन इनको अब तक मिल नहीं रहा। एक वो जो इलेक्ट्रिसिटी रॉयल्टी की बात है, दूसरा जो है जो प्रोविंशियल यानी जो खैबर पख्तूनख्वा में एक्स फाटा यानी जो फॉर्मर फाटा के जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट एरियाज जो थे वो उनको जो खैबर पख्तूनख्वा में जम किया और फिर एनएफसी अवार्ड की यानी 3% का वो कमिटमेंट की गई थी कि वो खैबर पख्तूनख्वा को दिए जाएंगे कि ताकि ये जो जम अजला हैं वो एट पार यानी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के मुल्क के जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बराबर लेकर आने के लिए, तो वो उनको अभी तक यानी नहीं मिले। तो ये भी यानी एक डिमांड है कि यानी खैबर पख्तूनख्वा के जो रिसोर्सेज थे उस पर तो एक एडिशनल बर्डन आ गया, और वो बर्डन इस सूरत में कि पहले तो जो भी यानी फाटा में यानी होता था, जो सब फाटा यानी कहलाता था, तो वो ट्राइबल जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वो उनमें वफाक ही के फंड्स यानी यूज होते थे। अब जो वहां पर जितने भी यानी इवन अगर वो
वहां पर जुडिशरी की जो एक्सटेंशन है, चाहे वो पुलिस की एक्सटेंशन है, चाहे वो डेवलपमेंट वर्क्स की है, या वो एजुकेशन के जो है, वो सारे के सारे जो हैं, तो अब वो प्रोविंशियल यानी उस पर आ गए। तो बर्डन, तो वो भी यानी डिमांड यही है कि जो आपने कमिटमेंट यानी 2018 में जो जब जम अजला यानी ये खैबर पख्तूनख्वा के साथ जम किए गए थे, तो वो उनको भी एट पार जो है वो लेकर आने के लिए जो कमिटमेंट्स हुई थी, बाकी प्रोविंसेस के ऊपर भी ड्यू है और एनएफसी अवार्ड में तो वो यानी दिए जाएं। सर, लग रहा है कि वर्कन कन्वेंशन का जो उन्होंने ऐलान किया, एक नई तहरीक केपीके से शुरू होने वाली है। देखिए, ऑलरेडी यानी अगर कन्वेंशन हो या ना हो तो प्रोविंस और गवर्नमेंट इस वक्त यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट वही इन्हीं की है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह लें या उसको पीटीआई का वो कह लें या वर्कर का वो कह लें, जो भी यानी उसको वो नाम दें। तो कन्वेंशन की तो खैर है सच यानी कोई ऐसी बात वो नहीं समझ आती। तहरीक अगर ऐलान है तो ऐलान तो यानी किसी जगह से भी यानी वो तहरीक, जिस तरह यानी पहले हमने देखा कि जब पीटीआई और सेंटर जब क्लैश में थे, यानी परवेज खटक यहाँ पर एज ए सीएम थे, तो वो उन्होंने यहाँ से मार्च का कर दिया था। तो एक तो वो भी प्रेसिडेंट वो भी इन्हीं की तरफ से मौजूद है और मतलब करने को कहीं कुछ भी यानी किया जा सकता है। तो कन्वेंशन इट्स लाइक, अगर कन्वेंशन की बात होती है तो कन्वेंशन एक किस्म, फिर इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा सा स्पेस रखना चाह रहे हैं कि कोई आए हमसे बात करे। अली अकबर, क्या समझते हैं जो ऐलान है वर्कर कन्वेंशन, पूरे पाकिस्तान में उन्होंने कहा है कि कोई रोक सकता है तो रोक ले, मैं पूरे पाकिस्तान में जाऊंगा, कन्वेंशन करूंगा, वर्कर से मिलूंगा, अपना हक हम लेंगे। जब आप एक बंदे को दीवार से लगाएंगे ना, तो फिर उसके पास जो है वो बगावत के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। आप ये देखें कि जो बकायाजात है उसमें अभी तक कोई एक पाई भी जो है वो पाक की तरफ से वसूल नहीं की गई है यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में। दूसरा ये कि सबसे बड़ी बात जो होती है, सूबा चलाने के लिए जो है वज़ीर आला को जो है ब्यूरोक्रेसी की टीम चाहिए होती है, और टीम बनाता है उनका चीफ सेक्रेटरी। तकरीबन 2 महीने होने को है कि यहाँ से चीफ सेक्रेटरी के लिए नाम गए हुए हैं और वज़ीर आज़म साहब ने अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया है। तो एक हवाले से यहाँ पर अभी जो मामला हुआ है, जाहिर है जिस चीफ सेक्रेटरी को आप हटाना चाहते हो तो फिर उसके साथ आप हुकूमत तो कैरी नहीं कर सकते हो। तो अभी तक अली अमीन साहब ने कोई टीम भी नहीं बनाई है, अपनी टीम जो होती है, और उसके लिए जो है चीफ सेक्रेटरी दरकार होता है। तो ये इशू भी जो है वज़ीर आज़म साहब ने कमिट किया था उनके साथ, और उसके बाद जो है ये बकायाजात पे भी काफ़ी अच्छी बात हुई थी। ताहम 1.5 महीने के बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, और शुरू में अपने स्टांस में जो है वो अली अमीन साहब काफ़ी नरमी लाए थे, और उसके बाद जो है वज़ीर आज़म से भी मिले, सदर से भी मिले, और पूरा एक तरह से उन्होंने एक्सेप्ट किया कि चलो वज़ीर आज़म भी है, आईनी वज़ीर आज़म है, हलफ ले लिया है, उसके बाद सदर साहब ने भी ले लिया। तो उनको भी सोचना चाहिए, अगर खैबर पख्तूनख्वा को साथ लेके चलना है तो उनको खैबर पख्तूनख्वा की ज़रूरियात का ख्याल भी रखना होगा। अदरवाइज इनके पास जो है वो एहतजाजों, मुजाहरों और तहरीकों के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, और इसमें काफ़ी महारत रखते हैं अली अमीन गंडापुर साहब जो है, और उसकी जो यहाँ पर तहरीक इंसाफ है। तो आगे जाके अगर खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल वफाक के साथ हल नहीं होते तो यकीनन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा एहतजाज के अलावा। सर, ज़िमनी इंतखाबात कैसे रहे? DI खान, कोहाट, बाजोड़, सफ़ी साहब, क्या वहाँ से इतलात रही कि पुरअमन रहे, हर जगह ठीक रहा मामलात? जहाँ तक यानी वही सिक्योरिटी कंसर्न थे उसके हवाले से तो DI खान का तो खैर एक वाक़या चुके, लेकिन वो इस पॉलिटिक्स के साथ रिलेटेड तो नहीं था ज़िमनी इलेक्शन के साथ, क्योंकि ऑलरेडी कस्टम के एहलकार जो है पिछले 1 हफ्ते में जो है 2 दफ़ा टैक्स हो चुके हैं उनके ऊपर। तो वो भी इत्तेफाक से ये कह लें कि वो DI खान के नज़दीक यानी, और अलग सुबह जो है वो गुज़िश्ता यानी परसों रात को लेट नाइट जो था वो अटैक हुए। तो ओवरऑल जो है सिचुएशन तो यहाँ पर एज सच वो नहीं। हाँ, एक जो थोड़ा सा यानी देखने को आया है कि जिसको यानी आप डिबेट कर सकते हैं या वो कर सकते हैं, वो यानी बाजोड़ का जो इलेक्शन था वो थोड़ा सा पार्टी के जो डिसीजन मेकर्स हैं वो उनके लिए भी कुछ मैसेज जरूर लेकर उसमें यानी वो आया है वो रिजल्ट। और उसकी वजह ये है कि यानी रियान ज़ेब जो था वो उससे पहले भी यानी जब वो टिकट पर उसको भी एतराज़ात थे तो उसने फिर तकारीर की, उसके बाद उसके मर्डर और किलिंग के बाद जो है अब उसके भाई ने जिस तरीके से और जितने मार्जिन से, लेकिन यहाँ पर ये जरूर देखना होगा कि जो दोनों यानी कैंडिडेट्स हैं, जो यानी जीतने वाला भी है और जो रनर अप भी है,
अगर उनके दोनों के वोट्स अगर आप इकट्ठे करते हैं और बाकी और एंड द रेस्ट यानी फर्स्ट और सेकंड को आप इकट्ठा कर लें तो 110,000 के आसपास यानी ये बन जाता है, और बाकी बमुश्किल जो है वो 10,000 के आसपास रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा यानी दोनों तरफ यानी एक तरफ बाकी पार्टीज को भी यानी मैसेज और प्लस यानी विद इन द पार्टी भी कि जो मौरूसी सियासत है या जो टिकट्स जो हैं वो मखसूस लोगों को देने के हवाले से या वो है तो उसको भी एक मैसेज गया है। DA खान का वही था कि यानी एक्सपेक्टेशन यही थी कि रिजल्ट्स ऑलमोस्ट यही आने हैं। अली अमीन गंडापुर का जो ऑलरेडी यानी भाई है फैसल, उसका ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो रिजल्ट्स उसी तरीके से आने। तो सच यानी ये था कि यहाँ तो स्मूथ सेलिंग थी इनके लिए। अली अकबर, पंजाब के इलेक्शंस भी देखे हैं आपने? आपके पास खबरें भी आई होंगी KPK के इलेक्शंस के साथ पंजाब के इलेक्शंस भी, इसके ऊपर कमेंट कर दें। कुछ PMLN के जो रहनुमा है उनके बयानात मैंने देखे और उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है कि वाइट वॉश किया है PMLN ने पंजाब के अंदर। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने वाइट वॉश किया हुआ है, और ये जो बाजोड़ की नशिस्त है वो भी दरअसल PTI की ही है, क्योंकि वो सारा वोट उनका था, तहरीक इंसाफ का था। और उसमें मैं ये सफ़ी साहब ने भी उसी तरफ इशारा किया कि अगर एक बंदा जिसको आप लोगों ने टिकट नहीं दिया और वो जो है शहीद हुए तो उनके बाद जो है उसके बाद जो है यकीनन जो क़ियादत है उनको उनके भाई को टिकट देना चाहिए था। एक तो वो उसका भाई जो है वो शहीद हुआ था, दूसरा ये कि क्रेडिट भी तहरीक इंसाफ ने लिया था। तो उसके बावजूद वो जो वोट है वहाँ पर वो तहरीक इंसाफ का पड़ा है। इसके साथ साथ बाकी जगहों पे तो काफ़ी लीड से यहाँ से जीत गए हैं। तो PMLN ने पंजाब के अंदर जीता है और यहाँ पर PTI ही है। यानी जिस तरह पंजाब में PMLN है इसी तरह KPK में तहरीक इंसाफ है, कोई शिकस्त नहीं हो रही इनको जिस तरह पंजाब में उनको और इधर PTI को? नहीं, वो जो तहरीक इंसाफ का आम इंतखाबात के अंदर एक फ्लो था बिल्कुल उसी तरह ही है। अगर हम रिजल्ट पे नज़र डालें तो डेर इस्माइल खान में तकरीबन 77,000 वोट जो है फैसल अमीन साहब ने लिए। उसके मुकाबले में जो कि उम्मीदवार पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार था उन्होंने ऑलमोस्ट 22,000 वोट लिए है। इसी तरह ये कोहाट का भी देखे तो काफ़ी मार्जिन पर तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार है वो जीत गए हैं। और यहाँ पर 2 सूबाई 2 जो है वो कौमी असम्बली की नशिस्तें थी जिस पर ऑलमोस्ट तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, और यहाँ पर उन्होंने अपना फ्लो जो है वो बरकरार रखा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिएगा, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।